सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। दुनिया में महंगाई अब कम नहीं होगी। दुनिया में जो सप्लाई चेन है वो टूट चुकी है और कोविड की वजह से सप्लाई चेन टूटी है। खाने पीने की अशिया, फ्यूल, कोयला, फर्नेस ऑयल, किसी भी चीज़ का आप नाम लें, वो इस वक्त डिमांड एंड सप्लाई की वजह से दुनिया में अवेलेबल नहीं है। चाइना की बड़ी बड़ी मार्केट्स गवर्नमेंट ने बंद कर दी हैं 3 दिन के लिए। बिजली नहीं है। जर्मनी के अंदर भी एनर्जी क्राइसिस है। अमेरिका के अंदर पहली बार ये होने जा रहा है हिस्ट्री में अमेरिका की कि 18 अक्टूबर को अमेरिका पहली बार तारीख में डिफॉल्ट होने जा रहा था। मईशत अमेरिका की क्लैप्स, उस पर एक नई रेजोल्यूशन देकर उसको बढ़ाया गया है, आगे बढ़ाया गया है। 3 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। अमेरिकन मईशत पहली बार तारीख में तबाह होने जा रही थी, डिफॉल्ट हो रहा था। दुनिया में जो महंगाई का ये एक नया सुनामी आया है, उसका असर पाकिस्तान पे भी पड़ रहा है और बहुत खतरनाक पड़ रहा है। पाकिस्तान में जो महंगाई हो रही है वो उस लेवल की नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़े लेवल की है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे ये कंट्रोल होगा? मेरे पास बड़े माहिरीन आज मेहमान मौजूद हैं। कराची में एक टावर है, उसे तोड़ना है, 6 दिन बाकी हैं। ने कहा है इसको तोड़ो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि नस्ला टावर को तोड़ना है, 6 दिन बाकी हैं। अगर 6 दिन बाद नहीं तोड़ा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के खिलाफ क्या करेगा? मजमूई तौर पर जो फ्लैट्स हैं उनकी तादाद 44 है। अगर 2.5 करोड़ रुपए का एक फ्लैट हम काउंट कर लें तो 110 करोड़ रुपए का मामला है। जिन लोगों ने लिया है, अपनी जमा पूंजी लगाई है, इनका कसूर किया है। 110 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? 6 दिन बाकी है। मैं प्रोग्राम का आगाज अमेरिका, उसकी मईशत किस तरह क्लैप्स हो रही है, फॉरेन सेक्रेटरी जेटी हेलन ने क्या कहा, कांग्रेस में क्या कहा, जरा सुनिए। डिफॉल्ट होने जा रहा है अमेरिका, सुनिए जरा। ये गैर मामूली बयान है फॉरेन सेक्रेटरी, अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी का गैर मामूली बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकन मईशत 18 अक्टूबर तक डिफॉल्ट कर जाएगी। चंद रोज पुराना है, उसके बाद नई डेवलपमेंट हुई है और डेट अब आई है 3 दिसंबर को। अमेरिका अगर ये स्टेप्स नहीं लेगा तो फाइनेंशियली डिफॉल्ट हो जाएगा। अब जहां दुनिया की सुपर पावर नहीं खड़ी रह पा रही, आफ्टर इफेक्ट्स कोविड के किस तरह तबाह कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मीर मैक साहब मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। मीर साहब, आपने सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी अमेरिका की, उनका बयान सुना। सारी दुनिया के अंदर महंगाई है, पाकिस्तान में बहुत महंगाई है। 10 रुपए लीटर पेट्रोल अभी बढ़ा, 7 रुपए पहले बढ़ा था। महंगाई महंगाई महंगाई। अब इंटरनेशनली देखा जाए तो चाइना ने अपनी इंडस्ट्री 3 दिन के लिए बंद कर दी है। दुनिया से उसने बहुत खुराक खरीदी है। जब लोग मर रहे थे सारे दुनिया के अंदर कोविड में, तो वो सारे दुनिया से खाना पीना खरीद रहा था। कहा जा रहा है 40,000 कंटेनर्स में उसने गोश्त खरीदा है ब्राजील से, कि पता नहीं दुनिया में क्या हो। तो ये जो सप्लाई चेन टूटी है, आपके ख्याल में इसका जो असर पड़ रहा है, और क्या क्या देखना पड़ेगा दुनिया को और खास तौर पे पाकिस्तान को? देखिए, इस वक्त तो बहुत ही खराब हालात हैं पूरी ही दुनिया में, मगर जैसे आपने कहा, पाकिस्तान पे इसका असर ज्यादा पड़ता है क्योंकि हमारे पास लोगों की कुव्वत खरीद बहुत कम है और हमारी करेंसी भी डिवैल्यू होती जा रही है। अगर आप देखें, सिर्फ आप सप्लाई चेन की बात कर रहे थे, यहाँ पे शिपिंग चार्जेस जो हैं 900% बढ़ गए 900%। 800,000 डॉलर था, वो 15,000 18,000 डॉलर हो गया कंटेनर। बिल्कुल हो गए। फिर उसके बाद ऑयल की प्राइसेस आप देखें, $40 से $85 पे आ गई हैं। कमोडिटीज की प्राइस देखें, पूरी दुनिया में 38% बढ़ गई है सारी दुनिया में। हर जगह ये एक कंटेजन इफेक्ट कहलाता है। कंटेजन, इसको इकोनॉमिक्स की टर्म में कंटेजन इफेक्ट कहते हैं, कि आग लगती कहीं से है और वो पूरे जंगल में फैल जाती है। हम फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत कम इससे
अफेक्ट हो रहे हैं। कहाँ कम हो रहे हैं, लोगों की चीखें। मेरे पास सुबह एक साहब मिले हैं, मिडिल उनके आंसू निकल रहे थे, बच्चों का, वालदैन का, बीवी का, अपना। और 100% एग्री करता हूँ, मैं 100% उससे एग्री कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले यही कहा था कि हमारे यहाँ कुव्वत खरीद कम है, जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी जो इफेक्ट आया है वो बहुत बड़ा इफेक्ट, बहुत बड़ा। जरा लोगों की बात सुने ना मीर साहब, लोगों की बात सुने। आरिफ जीवा साहब ये में ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर आबाद के चेयरमैन है, इकोनॉमिस्ट है, बहुत सारे मामला के नजर रखते हैं, टैक्स के मामला पे नजर रखते हैं। बात करूंगा, लेकिन जरा सुनिए लोग क्या कह रहे हैं महंगाई के ऊपर, जरा सुनिए। मतलब सिर्फ ये कारी के ज्यादती कारी गरीब आदमी के साथ। देखें, ये बिजनेसमैन को फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है जो तनख्वाहदार पेशा है, सैलरी वही होती है, लेकिन महंगाई बढ़ती है तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, 5 रुपये और बढ़ाने की कर रहे हैं, सवारी पैसा नहीं दे रही, आटा 80 रुपये किलो हो गया। इमरान खान के आगे हाथ जोड़ते हैं, भाई कुछ ख्याल करो गरीबों का। उनको तो रोटियां मिलनी है, सब कुछ मिल रहा पका पकाया, लेकिन हम गरीबों की तो वाट लग रही है। भाई ऐसी हुकूमत क्या करेगी जो आता है गरीबों को बर्बाद करने के लिए है। वो बोलता है गरीब रहेगा ही नहीं। खुद तो सरकारी पे यानी कि प्रोटोकॉल से घूमता है, उनका पेट्रोल भी फ्री है, उनका घूमने का हर चीज़ का, यानी कि वो सरकार हमारे पैसों की, हमारी बजट से ये जो है अयाशी कर रहा है। और इनको ज़रा भी ख्याल नहीं है कि आवाम भूख से मर रहा है। पेट्रोल अगर महंगा हो जाता है तो यानी कि हर चीज़ महंगी हो जाती है। ऐसे यही कहेंगे खुदा इसको नेकी देवे इमरान खान साहब को, बड़ा जुल्म करा है इसने गरीब आवाम के साथ। कहाँ पेट्रोल था, कहाँ पहुँचा दिया। आरिफ साहब, आपने वॉक्स पॉप सुने, लोग चीख रहे हैं इमरान खान ने कहां पहुंचा दिया। इंटरनेशनल मीडिया अगर देखा जाए, देख लें, आप लोग भी देखते होंगे, मैंने भी देखा जो बाइडेन जो है वो अमेरिका को नहीं संभाल पा रहा महंगाई में, चाइना की लीडरशिप नहीं संभाल पा रही, यूरोप नहीं संभाल पा रहा, दुनिया में महंगाई को अब कोई नहीं संभाल पा रहा। अगर मार्शल लॉ भी लग जाए, मुशर्रफ वापस आ जाए, बाजवा साहब टेक ओवर कर ले, अल्लाह ना करे वैसे, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ, अगर कर ले, महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता। क्या करना चाहिए आरिफ जीवा साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपने स्टार्ट लिया अमेरिका से। मैं अभी लास्ट मंथ जो है वो अमेरिका में ही था, यूएसए में जी। मैंने पहली दफ़ा अमेरिका में ये चीज़ देखी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक या वाटर की बोतल जो है वो $1, हमने सारी ज़िंदगी देखी वहाँ पे कि $1 से कभी ऊपर रेट नहीं हुआ। वो वहाँ पे $2 और $1.5 पे जो है वो सेल हो रही थी, उसकी प्राइस जो है वो बड़ा मैं हैरान हुआ कि ये पहली दफ़ा देखा कि $1 से ज़्यादा। तो वहाँ महंगाई के हालात और जो आप बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ से जो है वो गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर करने जा रही है डिफ़ॉल्ट, बात ये है कि वहाँ पे तो कोई काम ही नहीं कर रहा। मैंने अभी लास्ट मंथ देखा कि कोई काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने अभी मेरा ख्याल है सितंबर में जो है वो अपना जो पैकेज दिया था गवर्नमेंट ने वो वापस लिया। कोविड को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, हम ये नहीं कहते कि पीटीआई की गवर्नमेंट है या पीपल्स पार्टी की है या मुस्लिम लीग की, पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों ने और आम आदमी ने और जो गवर्नमेंट ने काम किया उसके लिए वो काबिल तहसीन है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेट्रोल का आप ले लें, मुझे तो पीटीआई वालों की समझ नहीं आती कि वो इतना मॉरल उनका डाउन हो गया है कि वो ये बात किसी को नहीं बताते कि पेट्रोल जो है वो अगर 132 या 38 रुपये हो गया तो दुनिया में आज रेट $82 का है। दुनिया में आज से 4 दिन या 6 दिन पहले $79 हाईएस्ट रेट है इस वक्त दुनिया के अंदर पेट्रोल का। तो हमारे यहाँ तो हम टैक्स भी नहीं देते प्रॉपर, तो हमें तो कहाँ से हम इसको जो है वो इससे गुजारा करेंगे। क्या बात है आपकी, जैसे आपने शुरू में कहा पीटीआई वाले बता नहीं पाते। मेरे पास असल में दोनों माहिरीन जो हैं वो फैक्ट्स वाले हैं, मीर मैगबी और आरिफ जीवा साहब भी ग्राउंड पर जो सिनेरियो उसको देखकर बता रहे हैं। लेकिन मीर साहब, आवाम जो है उसकी तो चीखें निकल गई ना। अमेरिका डिफॉल्ट होता है हो, चीन की इंडस्ट्री बंद हो जाए, जर्मनी में कोयला नहीं है, तबाह हो। पाकिस्तान में इमरान खान ने क्यों हैंडल नहीं किया? जब जीरो पे था फ्यूल, जब पिछले साल जीरो पे था, उस वक्त क्यों नहीं लिया फ्यूल, क्यों नहीं भरा जो आज इतना महंगा फ्यूल जो है हमें लेना पड़ रहा है? जीरो पे लेना, हमारे यहाँ सिर्फ स्पॉट पे खरीदते हैं हम, हमारे पास पैसे ही कभी नहीं रहे हैं कि हम स्पॉट पे खरीद के और या फ्यूचर को खरीद के उसको लॉक कर ले। हम तो डिफर्ड के पेमेंट के ऊपर ऑयल खरीदते हैं, हम तो 2-2 साल के बाद तक पेमेंट करते रहते हैं सऊदी अरेबिया को। ये सब ख्याली बातें हैं। देखिए, हर आदमी पिस रहा है यहाँ पे।
मगर ये कहना ना कि सिर्फ किसने खरीदा, दुनिया की किसी ने नहीं खरीदा। अगर खरीदा होता तो हम तो बेचारे गरीब से कंगे से मुल्क है। अमेरिका खरीद लेता, यूरोप में इंग्लैंड खरीद लेता, कोई फ्रांस खरीद लेता। पेट्रोल की प्राइसेस के अलावा मेरे ख्याल में काफी दूसरी चीजों की प्राइसेस को आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। जो डोमेस्टिकली ग्रोन चीजें हैं, जिसमें इनपुट जो है वो बाहर की नहीं है इतनी ज्यादा, उसको आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा गिला ये नहीं है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, क्योंकि उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मेरा गिला ये है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? उसकी नाकामी गवर्नेंस में। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर महक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ जीवा साहब मेरे साथ। एक और तकलीफ दे मरहला, वो तकलीफ दे मरहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची में कई बिल्डिंगों को तोड़ने की बात की, तोड़ी भी। रॉयल पार्क को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। उसके लोग पूछ रहे हैं हमें पैसे कौन देगा। बिल्डर खुदकुशी कर ली या चला गया, दूसरा बिल्डर, उसको कैंसर हो गया। एक फर्नीचर जमीन जिसकी थी वो अब शारजा के थे, दुबई के थे, वो आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन लोग परेशान हो गए। अल्टरनेट नहीं था उस फैसले के अंदर कि किसको हमने पैसे दिलवाने हैं। जो आम लोग थे रॉयल पार्क के, वो फंस गए। फिर ना उनके खिलाफ एक्शन हुआ कि किसने ये परमिशन दी थी, ना ही उन डीजी बिल्डिंग कंट्रोल के खिलाफ, ना केएमसी, ना केडीए, किसी के खिलाफ नहीं हुआ। वो रुल रहे हैं। अभी वो किस्सा चल ही रहा है कि एक और बिल्डिंग को गिराने की बात की, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह है नस्ला टावर। 6 दिन बाकी हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 6 दिन बाकी हैं। 22 तारीख तक ये बिल्डिंग तोड़ के रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कमिश्नर कराची ने पेश करनी है। इकबाल मेमन साहब, उन्होंने पेश करनी है। नए अभी चंद हफ्ते हुए हैं, वो कमिश्नर बनाए गए हैं, लगाए गए हैं। बड़ा मुश्किल टास्क आ गया उनके करियर के अंदर। अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हैं, समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या करूं। अब मामला ये है कि जो लोगों ने ये बिल्डिंग खरीदी, अपार्टमेंट खरीदे, मिडिल क्लास लोग हैं। अब इन एक अपार्टमेंट की कीमत 2.5 करोड़ रुपए है, 44 अपार्टमेंट है, 110 करोड़ रुपए फैसले के अंदर नहीं लिखे हुए कि इन लोगों के जो 110 करोड़ रुपए हैं सुप्रीम कोर्ट किससे दिलवाएगी, सिंध हुकूमत देगी, ABC कौन देगा? बिल्डर तो बेच के जा चुका है, बिल्डर क्यों देगा? अब इस सारे रोटने पीटने में जो नोटिस आ रहे हैं, जो आपने सुने होंगे, बहुत तकलीफ दे बयानात हमने टेलीविजन पर सुन लिए, सोशल मीडिया पे सुन लिए। इसकी हकीकत क्या है? आबाद कहाँ खड़ी है? आबाद के साबिक चेयरमैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक कोशिश करेंगे फयाज इलियास साहब को भी लें, वो साबिक चेयरमैन जो अभी पिछले इलेक्शन के अंदर अब मोहसिन शेखानी साहब आ गए, उन्होंने छोड़ा। तो ये दोनों तीनों लोग और इस केस को जो लेकर चल रहे हैं, जिनकी गुफ्तगू से आंसू आ जाते हैं, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मोहम्मद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल? अब ये तकलीफ दे है, टाइम नहीं है, 6 दिन आपने बिल्डिंग खाली करनी है। आप नोटिस आपको मिला? नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला, लेकिन सबको मालूम हो गया नोटिस जारी हो गया। अब 6 दिन बाकी हैं, आपने बिल्डिंग खाली करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। हमारे यहाँ ये बात तो क्लियर है, दोहरा में आ रहा है। इस्लामाबाद के अंदर बन्नी गाला हो, इस्लामाबाद के अंदर हयात रेजेंसी होटल हो, उसको सुप्रीम कोर्ट लीगल करके अमीरों को रिलीफ देती है। यहां मिडिल क्लास मर रहा है। अब आप खाली करेंगे? नहीं सर, खाली तो हम नहीं करेंगे। अच्छा सर, सबसे पहली बात, आपने माजरत आपकी बात काट रहा हूं कि आपने कहा कि आप हमारे इधर इंसाफ का दोहरा मयार है। हमारे इधर दोहरा नहीं, 4 मयार है। 4 मयार है, चलिए बताइए। सबसे पहले हमारे सियासतदानों के लिए अलग मयार है। हाँ। हमारे हाई ब्यूरोक्रेट्स के लिए अलग मयार है। ठीक है। लॉ और अदलिया के लिए अलग मयार है, और गरीब आदमी अदलिया के लिए अपने लिए अलग अलग मयार है। अलग मयार है। अच्छा। और गरीब आदमियों के लिए, नॉर्मल तबके ब्यूरोक्रेट्स के लिए अलग, उसमें सारे आ गए, सब आ गए। अच्छा, अमीर लोगों के लिए, सियासतदानों के लिए अलग, जजों का अपने लिए अलग। बड़ी खतरनाक बात है वैसे। अवाम के लिए अलग। तो आप कौन सी कैटेगरी में? हम जो है ना लास्ट कैटेगरी में आते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है। अच्छा। हम आवाम से भी गए गुजरे हो गए फिलहाल। तो उसकी वजह यह है कि एक आदमी जब अपना फ्लैट खरीदने जाता है तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखता है। हाँ। जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर में आने वाली कराची सिंध गवर्नमेंट को जो अथॉरिटी दी गई है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी,
वो इशू करती है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू द प्रेमिसेस। चीफ साहब कहते हैं जाली है, 2 नंबर बनाते हैं लोग। तो सर ये चीफ साहब का काम, ये चीफ साहब को सोचना चाहिए ना कि पब्लिक किस चीज को वेरीफाई करे, पब्लिक कहां से चीजों को वेरीफाई करे। अब तो रिव्यू पिटीशन वगैरह सब हो गया, वो सब हो गया सर। अब तो बिल्डिंग तोड़नी आप खाली कर रहे हैं कि नहीं? अब हम खाली नहीं करेंगे, और सर हम किसी के ख्वाबों के ऊपर हम तामील करने के लिए नहीं बैठे हुए। किसके ख्वाब? सर ख्वाब यही है ना कि पूरे कराची को 1950 जैसा बना दिया जाए। ये किसका ख्वाब? ये ख्वाब है सर, ये आपको मुझसे ज्यादा आपको पता है। 1950 जैसा कराची कौन देखना चाहता है? ये आप देख लें, जिनकी दोस्तियारियों की वजह से ये हो रहे हैं मामलात। ये हम देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, नस्ला टावर से पहले हमारे मोहतरम अदलिया में कितने केसेस चल रहे हैं। किसका इंसाफ इस वक्त तक हुआ है? किसी को पकड़ा क्यों हो रहा है? इतना जल्दी पुशअप्स क्यों हो रहे हैं चीजों को? हजारों लाखों केसेस हैं वो। सर किसी को अगर अपने घर से बैठ के सीवीयू देखना है तो बराए मेहरबानी सीवीयू चला जाए। ओहो, समझे ना, घर पे बैठ के सीवीयू को नहीं देखा जा सकता, या घर पे बैठ के कायदे आज़म की मज़ार को नहीं देखा जा सकता। हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, जब हमको जगह बेची गई 3 साल ये जगह भरने में लगे, 4 साल से हम वहाँ रहे, जब क्यों नहीं उसके ऊपर उठाया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आरिफ गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। आप आबाद के चेयरमैन रहे हैं, बहुत सारी कमेटीज में आरिफ जीवा साहब, आप वजीर आजम के साथ भी होते हैं, आप फेडरेशन के अंदर भी हैं, आप इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आप सनतकारों की और ताजरों की तंजीमें उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, करते आए हैं। और मेरे साथ फयाज इलियास साहब भी हैं, वो भी बड़े माहिर हैं, बड़ी उनको लॉ का पता है। लेकिन आरिफ जीवा साहब, ये इसमें किस जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मालूम हुआ कि नहीं तोड़ना है? बिल्डिंग कंट्रोल गलत है, सिंध गवर्नमेंट गलत है, ये लोग गलत हैं जिन्होंने फ्लैट्स खरीदे, सब गलत हैं। ये कैसे चीफ साहब को मालूम हुआ कि बिल्डिंग तोड़नी है? आपने कहां एग्री किया है या नहीं एग्री किया चीफ साहब के इस फैसले से? नहीं देखिए, फैसला तो हमें पता है कि ये फैसला जो है वो अब एक्सेप्ट तो करना है सब ने। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो एक्सेप्ट तो करना है इस फैसले को। लेकिन इस फैसले को देने के दौरान क्या उस तरीके से प्ली किया गया या उस तरीके से सुना गया? देखिए ना, बात ये है कि अगर चीफ जस्टिस साहब खुद कह रहे हैं कोर्ट के अंदर, या जज साहिबान खुद कह रहे हैं कि 783 गज प्लॉट जो है वो जेन्युइन है, उसमें कोई कबात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई कहीं ऐसा नहीं होता कि पूरा जिस्म में अगर आपकी एक फिंगर पे ज़ख़म हो तो उस पूरे जिस्म को या उस पूरे हाथ को काट दिया जाए, उसमें से एक फिंगर का वो हिस्सा काटा जाता है। अगर शुगर होती है तो वो अंगूठा काटा जाता है, अगर पैर में, तो वो जो है अगर उसमें पूरा जिस्म तो नहीं सड़ा है ना, सिर्फ एक जगह सड़ी है। तो ये फैसला क्यों आया, किस लिए आया, किस वजह से आया? अब ये जो है देखें ना, ये तो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो हम अगर बात कर रहे हैं, आबाद बात कर रही है, या आरिफ जीवा बात कर रहे हैं, या अभी जो मोहम्मद अली बात कर रहे हैं, बात ये है कि ये तो नज़र आ रहा है सीधा कि अगर 783 गज बाकायदा ऑर्डर में लिखा गया है कि 783 गज ठीक है, इसके अलावा जो है उसमें प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है दुनिया, हाँ हम कभी भी जो है नस्ला टावर के ना बिल्डर ना उनके अलॉटीज के साथ खड़े होते। अगर ये पूरी की पूरी 1153 या 1150 गज ज़मीन पूरी की पूरी सरकार की होती, इलीगल होती, तो हम किसी जगह खड़े नहीं होते। मैं ब्रेक ले रहा हूँ। मोहम्मद अली साहब बहुत सवाल खड़े किए हैं। आरिफ जीवा साहब, मैं आता हूँ ब्रेक के बाद। मोहम्मद अली साहब ने जो सवाल खड़े किए हैं उसके जवाब मिलने चाहिए। उसके जवाब अगर नहीं मिलेंगे तो दोहरा मियार, जाहिर है सबने एहतराम करना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हैं, उसके जवाब नहीं है। इस ब्रेक के बाद कोशिश करते हैं जवाब ढूंढें। वेलकम बैक। कराची में शारा फैसल पर नस्ला टावर 22 तारीख को इसने टूटना है और तब तक तोड़कर सुप्रीम कोर्ट में कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट पेश करनी है। यह फैसला दिया था। रिव्यू पिटीशन में 22 सितंबर को 1 महीने का टाइम था, तोड़कर बिल्डिंग के बारे में अपडेट रिपोर्ट पेश करें। जो ऑर्डर है उसके अंदर लिखा गया है कि मजमूई तौर पर यह प्लॉट इसका जो साइज़ है वो 1121 स्क्वायर यार्ड है और इसमें जो बताया गया है कि जो दुरुस्त है, लीगल है, वो 783 है, लेकिन ऑर्डर में पूरी बिल्डिंग को तोड़ने का हुक्म दिया है। 44
अपार्टमेंट्स हैं, 2.5 करोड़ रुपए इस वक्त उसकी मार्केट है, 110 करोड़ रुपए कौन देगा? फैसले के अंदर ये नहीं है। अब होगा क्या? बिल्डिंग तोड़ दी जाए? लोग बार बार कह रहे हैं, मेरे साथ मोहम्मद अली बैठे रेजिडेंस कमेटी के, वो कहते हैं कि दोहरा नहीं है फैसले, अब एक दो किस्म के फैसले नहीं बल्कि 4 तरह के यहाँ पे फैसले इस पाकिस्तान में हो रहे हैं। 2 साबिक चेयरमैन आबाद के इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। फयाज इलियास साहब, आपने बड़ी जंग लड़ी, आप जंग हार गए, आपने बहुत जबरदस्त जंग लड़ी, सब लोग आपके साथ थे, सियासी जमातें आपके साथ, आबाद का एक एक बिल्डर आपके साथ, लेकिन आप जंग हार गए। बिल्डिंग टूटनी है 22 तारीख को। केस में कहां पर कौन सी गलती आपके वकला ने की कि जिसकी वजह से ये केस हार गया? फयाज साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। देखिए, ये बात अभी आप जो कह रहे हैं कि केस हार गए, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम आबाद या ये बिल्डर हमारे अगर केस हारते हैं तो मैं समझता हूँ पूरी कराची की इंडस्ट्री जो है, कंस्ट्रक्शन जो है वो हार जाएगी। तो हम समझते हैं कि ऐसे कतई नहीं होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, आला अदलिया है हमारी, हम उसका बेशक बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बिल्डिंग जो है, जिस किस्म के ऑर्डर दिए गए हैं, ये इस ऑर्डर के तहत ये बिल्डिंग टूटनी नहीं चाहिए। वहाँ जो आज अलॉटीज रह रहे हैं, ये पिछले 5 साल से वहाँ रह रहे हैं। ऐसे नहीं कि ये बिल्डिंग आज की बनी हुई है, इस बिल्डिंग को बने हुए भी तकरीबन 7 साल के करीब हो गए हैं और वहाँ 5 साल से अलॉटीज आबाद हैं। तो इस किस्म के फैसले आना कि बिल्डिंग तोड़ दी जाए, ये कतई तौर पर हम समझते हैं कि इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही एक बदकिस्मती और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी। इस सिलसिले में मैं दोबारा हम इस रिक्वेस्ट करते हैं आला अदलिया को कि अपने फैसलों के ऊपर इनको नजरसानी की जरूरत है। साथ साथ हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, साथ साथ हम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी हम ये अपील करेंगे कि कराची में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बचाया जाए। और अगर इस किस्म के जो फैसले आए हैं, इस पे नजरसानी के लिए हम उनसे अपील करते हैं आपके तवज्जुह से कि ये वो जो रेजिडेंट हैं उनको वहाँ पे रिलीफ मिलना चाहिए। जैसे कि माजी में अगर हम देखते हैं कि और भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, ऐसी बिल्डिंग्स थी या जहाँ पे नजरसानी की गई है थर्ड पार्टी इंटरेस्ट के लिहाज से। अगर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की आप बात करें तो उसमें भी यही मसाइल थे, लेकिन वहाँ उनको रिलीफ दिया गया। रीजन ये था कि वहाँ पे भी थर्ड पार्टी जो लोग थे उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यही सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपका जो है बैरियर टाउन को जो है तकरीबन हजारों एकड़ जमीन थी जो कि इलीगल जमीन थी, वहाँ पे उसमें जो मामला थे तो आपने जो जंग लड़ी एज अ चेयरमैन आबाद, जो आपने जंग लड़ी, आप जो बात फरमा रहे हैं, ये सब हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन के अंदर भी अपने फैसले को कायम रखा और 22 सितंबर को यह कहा कि इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए। अब जो आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर देख लें, आर्मी चीफ देख लें, कोर्ट रिव्यू कर ले, ये तो हो चुका। कोर्ट के फैसले पर हुक्म जो है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करनी है। आबाद ये एग्जीक्यूशन करेगी, करवाएगी, रुकवाएगी क्या? आप चूंकि चंद दिन पहले ही आप जो है वो इस पोजीशन से हटे, क्या स्ट्रेटेजी है आबाद की? देखिए, आबाद इस सिलसिले में मजीद हम जो हमारे लीगल काउंसिल्स हैं उनके साथ हम मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग्स होती रही हैं हमारी, और हम ये देख रहे हैं कि कहीं पे भी अगर कोई लीगल पॉइंट ऑफ लीगली अगर है तो उसमें हम दोबारा जो है इसमें रिव्यू पिटीशन हम फाइल करें, सेकंड रिव्यू हम फाइल करें। अच्छा। और दोबारा हम उन हक़ को हम बताएं। साथ साथ देखिए, एक चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे समझने के लिए फैसल भाई जी सर, कि सोसाइटी जो है, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जो है, उनको कतई तौर पे कहीं पे भी इस चीज के लिए इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों उनको नहीं बुलाया जा रहा कि जब ये जमीन लीज थी। और उसके लिए एक और भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि 780 गज जमीन लीज थी और 341 गज का अगर मसला है तो क्यों ये जमीन जो है लीज नहीं की जा सकती? हम समझते हैं कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को ये ऑर्डर किया जाना चाहिए था उस वक्त कि ये 341 गज जिसकी इन्होंने बाकायदा अलॉटमेंट दी है, अलावा उसके जो है अलॉटमेंट के साथ साथ उसकी पेमेंट ली गई है मार्केट रेट्स के हिसाब से। एक पेमेंट उन्होंने ली 1957 में और दूसरी पेमेंट इन्होंने ली 2010 में। तो ये जब सारी अलॉटमेंट की इन्होंने की है तो बहुत सारे ऐसे रेफरेंस आप देखेंगे कि इन अलॉटमेंट की बुनियाद पे ही सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसके तहत उन लैंड्स को या प्रॉपर्टीज को सिक्योर किया गया है।
तो उनको हम समझते हैं कि अभी भी इसमें बिल्डिंग को डिमोलिश होने ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में हम दोबारा जाएंगे इस सिलसिले में, हम स्ट्रेटेजी यही बना रहे हैं कि लीगल तरीके से इस चीज को दोबारा जाएंगे। अदरवाइज आप देखें, अगर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, मैं आपकी तरफ फयाज से वापस आता हूं। ये जो आप बात कही है आबाद के साबिक चेयरमैन, इत्तेफाक से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े मतलब लीगली बड़े साउंड हैं, टेक्निकली बड़े साउंड हैं, फयाज इलियास साहब भी, आरिफ जीवा साहब भी। ये जो बात कह रहे हैं, आप समझते हैं ये रास्ता है? माशाल्लाह, पहले तो मैं इन दोनों को बहुत बहुत सलाम पेश करूंगा, जिस तरह से लोग वो हमारी बैक पे खड़े हुए हैं। वालेकुम सलाम। समझे ना। अब मसला ये है कि कोर्ट में जाना तो मेरे हिसाब से कोई रास्ता है नहीं। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो रहा है, 6 दिन बाकी हैं। 6 दिन बाकी। और दूसरी बात ये है कि एक आदमी ने अपना माइंड सेट कर लिया है। कौन सा आदमी सर? अभी ये देखिए, मेरे को एक आदमी ने माइंड सेट कर लिया आप कि भाई इसको तुड़वाना है। मैं हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जो इसके पीछे गेम प्ले कर रहा है, उसने एक माइंड सेट कर लिया है कि इसको तुड़वाना है। उससे चीफ साहब से भी कोई पावरफुल आदमी है? सर चीफ साहब से पावरफुल नहीं है, लेकिन सर अहबाब ऐसे हैं ना जो ये बात साहब के अहबाब में शामिल है आप? जी सर, जिन्होंने ये कहा है तुड़वाना है। जी, ये एक माइंड सेट तय कर लिया गया है कि इसको तुड़वाना है। तो सर उन्होंने फैसला करवाया। हाँ, ये फैसले वहीं से हो रहे हैं सर। कोई फैसला सीट पे बैठ के नहीं होता है। आप मुझे एक बात बताएं कि आज तक नहीं, मुझे आप ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया है वो शवाहिद हकाइक से हटके किसी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। जी सर, यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। मुझे आप एक बात बताएं, जब पहला फैसला आया, इसके बाद सिंधी मुस्लिम ने हमें ये लेटर इशू किया है कि ये जमीन आपकी लीगल है, तो वाई सिंधी मुस्लिम इज नॉट बीइंग कॉल्ड? हमें क्यों तकलीफ में लाया जा रहा है? हमें क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्योंकि हम हमारा गर्दनें छोटी है, इसलिए। एट द एंड ऑफ द डे अवाम को ही मारना है, हर जगह अवाम को मरना है। आप तोड़े 100 बिस्मिल्लाह इस बिल्डिंग को तोड़े, कांच तोड़ दें, लेकिन हमें यह डिफाइन कर दें कि हमारे पैसे कौन देगा। अदालत ने, हमारी मोहतरम अदलिया ने उसको एक ऑर्डर के जरिए लिख दिया है कि हमें बिल्डर पैसे दे। हमें बिल्डर दे, या हमें अदलिया दे, या हमें सिंध गवर्नमेंट दे, या हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट दे, इससे हमारा सरोकार नहीं, हमें हमारी पेमेंट दे दे। 6 दिन के अंदर पेमेंट मिल आप हमें 6 दिन क्या, हमें कल पेमेंट दे, हम 4 दिन के अंदर खाली कर देंगे। और अगर 6 दिन में 22 तारीख तक नहीं तो हम खड़े हुए हैं, हम भी खड़े हुए हैं, हम भी पाकिस्तानी बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मरने मारने को तोड़ने के लिए आएगी, आप खड़े रहेंगे? मैं खड़ा रहूंगा, चाहे कोई हो ना हो। मैं इंशाल्लाह करेंगे सुप्रीम कोर्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरा ये है कि आप पेमेंट दिलवाएं और उसको तुड़वाएं, तोड़ने के किधर से भी हमें पेमेंट दिलवाएं। आरिफ जीवा साहब, आप भी इसके अंदर पेश रहे हैं, आपने आवाज उठाई, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने किए, इसमें किस जगह पे फंस रहे हैं? और ये जो नई बात कर दी है मोहम्मद अली साहब ने कि कोई अहबाब हैं जो कान भरते रहे हैं या बताते रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात के ऊपर फैक्ट से हटकर फैसले हुए हैं। आपने भी क्या शायद ये कोई गुफ्तगू कहीं सुनी है, कोई ऐसी बात है? आरिफ जीवा साहब, मैं मोहम्मद अली से माजरत के साथ मैं इस बात पे जो है वो सेकंड भी नहीं करूँगा, और मैं इस बात पे एग्री भी नहीं करूँगा कि कोई जो है वो चीफ जस्टिस साहब को जो है वो डायरेक्शन दे के जो है इस बिल्डिंग को तोड़ना है। हाँ देखें, कोई चीज़ अगर आई है और ज़ाहिर है वो सो मोटो हुआ है तो किसी न किसी वजह से हुआ है या कहीं इन्फॉर्मेशन से हुआ है। दूसरी बात ये कि जो अभी बात हो रही है, हम देखें जंग लड़ रहे हैं ना, जो आबाद जंग लड़ रही है वो आबाद जंग लड़ रही है, सिर्फ एक नस्ला टावर की बात नहीं है। हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, नस्ला टावर के लिए पहले दिन से हम खड़े हैं, और आखिरी दिन जिस दिन इस बिल्डिंग के अलॉटीज जो है वो शुक्राने के नवाफिल पड़ेंगे, हम उस दिन तक उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। 6 दिन बाकी हैं, आप मुझे वे आउट तो बताएं। सेक्टर की एक मिनट आरिफ जीवा साहब, बहुत अच्छी बात की फयाज इलियास साहब ने कि हम दोबारा से अदालती जंग की तरफ जा रहे हैं, उसके ऊपर तक काम कर रहे हैं। आपके पास क्या है, आप क्या कर रहे हैं, फेडरेशन क्या कर रही है? अगर पूरे पाकिस्तान में आप बिजनेस बिरादरी की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, टैक्स देने वाली वो है, तो आपके पास तो बहुत बड़ा ओहदा है फेडरेशन का। आप लोग क्या कर रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तबाह करने की तरफ एक फैसला हुआ है जो आबाद का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अब आबाद के साबिक चेयरमैन और मौजूदा इतने बड़े ओहदेदार फेडरेशन के नायब सदर हैं आप, मेरे ख्याल में आप क्या कर रहे हैं इस पर?
फैसल भाई देखें, इसमें जो है वो मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हमारे प्रेसिडेंट जो है नासिर हयात मग्गू साहब तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, नस्ला टावर पे मौजूद रहे, और उसके अलावा जो है जहाँ भी जो मीटिंग्स हुई हैं आईएफ पे उधर वो मौजूद रहे उस मीटिंग में, और ये इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भी आवाज़ उठाई है, नस्ला टावर के लिए भी खुल के आवाज़ उठाई। दूसरी बात ये कि अभी जो है वो जैसे फैयाज़ इलियास ने बात की, हमारे साबिक चेयरमैन ने, हमारी 4 दिन से मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ लेकिन ऑन बोर्ड हूँ, हमारी डेली डिस्कशंस चल रही हैं। हम जो है अभी भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं, हम अभी भी जो है वो कोशिश में लगे हुए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी कोई ना कोई डेली कोई दिन हमारा खाली नहीं गया इन पिछले जब से ऑर्डर आया है कि हमने जो है वो लीगल एडवाइज़र से मीटिंग्स ना की हों। हमारी कल भी जो है मीटिंग हुई है, मैं जो है आपको पता है कल मैं इस्लामाबाद से बाहर था, आपसे भी मेरी आपके प्रोग्राम में भी मैं आया बोल टीवी के, उसके अलावा भी जो है वो हमारी लीगल कमेटी की जो मीटिंग चल रही थी उसमें भी मैं जो है वो साथ था जूम के ऊपर। तो कहने का मकसद ये कि हम जो है वो अगर ये जो ऑर्डर आया तो ऐसा नहीं है कि हम जो है वो खामोश बैठे, मोहसिन शेखानी साहब हों या फैयाज़ इलियास हों या आरिफ जीवा हों, ये जितने भी चेयरमैन हैं, हसन बख्शी हों, हमारे अभी सीनियर वाइस चेयरमैन हैं हनीफ मेमन साहब, ये सब के सब सुबह से लेकर रात लेट नाइट तक बैठे हुए। हमें देखें नस्ला टावर का तो हमें फ़िक्र है उनके अलॉटीज़ की कि अल्लाह करे जो है वो उधर ही आबाद रहें, वहीं रहें, बिल्डिंग अपनी जगह पे कायम व दायम रहे। हमें अब प्रॉब्लम ये आई है कि हमारे पास जो अप्रूवल्स हैं, जिन बिल्डिंग्स की अप्रूवल्स हैं, तो क्लाइंट आके सबसे पहला सवाल ये करता है कि जी आपके पास अप्रूवल ठीक है, एनओसी लिए आपने हर इदारे से, लेकिन कल इसको तोड़ने का ऑर्डर आ गया, कल इसमें कोई एक नुक्ता निकल आया तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर वैसे ही सिंध में और कराची में जो है वो ज़बू आली का पिछले 2-3 साल से शिकार है। आप देखें पंजाब में जो है वो कितनी अप्रूवल्स हो रही हैं, केपीके में कितनी अप्रूवल्स, इस वक्त तो अप्रूवल्स और कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट से हट रहे हैं आपको पंजाब जीवा साहब, सब्जेक्ट से हट रहे हैं। मैं चाहता हूँ नस्ला पे बात करें। सिंध के अंदर 2-3 साल किया, कई सालों से क्या हो रहा है, कोर्ट भी कह रहा है, हमें पता है, लेकिन एक फयाज साहब एक बड़ा पॉइंट उठाया है, नस्ला टावर मैसेज दे रहा है सारे कराची वालों को, मेरे ख्याल है सारे पाकिस्तान वालों को, कि बिल्डर की बात में एतमाद नहीं करना। बिल्डर के पास कोई एनओसी है बिल्डिंग कंट्रोल की, किसी सोसाइटी की, उस पर एतमाद करना नहीं है, सारी जाली है। चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा ये 2 नंबर बनती है यहां पर, नो प्रॉब्लम, तोड़ दो। आप काम कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे, आपका तो काम ही सारा क्वेश्चन मार्क हो गया है आबाद के सारे मेंबर्स का, बिल्डर्स का। फयाज इलियास साहब। अच्छा देखिए, इसमें फैसल भाई अगर आप ये बात आज कहते हैं या हमारे अदलिया का आज ये फैसला है कि नस्ला टावर इलीगल है या इसको तोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूँ इस तरह से तो पूरे पाकिस्तान की जो बिल्डिंग्स को जो है उनको भी तोड़ दिया जाए। इसकी वजह ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट के लिए देखें, आपको पहले भी बात कर चुके हैं कि लीगल जो रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल की जाती है, चाहे वो जमीन की परचेजिंग से लेके जो है बिल्डिंग की अप्रूवल्स तक, वो तमाम चीजें। अगर आप कहते हैं कि नस्ला टावर गिरा दिया जाए तो क्या ये आप पाकिस्तान की बिल्डिंग्स को गिरा देंगे? क्योंकि उनकी भी सारी अप्रूवल का प्रोसीजर यही है, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो। देखें आज के ये जो फैसले हैं ये पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तबाह करने के मुतरादिफ हैं। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वैसे ही ज़बू हाली का शिकार है कराची में, और अगर इस किस्म के ये फैसलों पे अमल दरामद किया गया तो हम समझते हैं कराची से ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। आज वैसे ही लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने में बड़े जो है वो जो है हशाशोपन का शिकार या कंफ्यूजन में है। अगर इस किस्म के ये फैसले हम समझते हैं आज भी उन तमाम जो रिहायशी वहाँ पे हैं उनको भी एक फंडामेंटल उनका राइट है कि आज एक उनकी रिहाइश है, उसकी बुनियाद पे उनको रिलीफ मिलना चाहिए। हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको हम गुजारिश करते हैं, हम दोबारा जो लीगल एक्सपर्ट जहां जहां पे हमें मिलेगा हम उसमें जरूर इसमें जाएंगे। हम आबाद जो है हमारे अपने मेंबर के लिए या इन खास तौर पे इन रिहायशियों के लिए हम इनके साथ हैं, हर लम्हे हर तरीके से हम इनके साथ हैं, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा इन पे। और देखें खुदा न खास्ता कोई ऐसी किस्म की अगर एक्शन हो गया ये इस बिल्डिंग के ऊपर डिमोलिशन का कोई चीज हुई तो वहां पे रहने वाले लोग हैं उनके पास कोई दूसरा आसरा नहीं है। हम समझते हैं कि वहां पे एक जिंदगी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाएगी। वहां पे खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं वहां पे, तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हम समझते हैं कि ये स्टेट पे होगी। और ये सारी इसके लिए हम समझते हैं कोई भी ऐसा इकदाम ना किया जाए कि उस बिल्डिंग के ऊपर कोई आंच आए।
ताकि हम देखें, हम सेफगार्ड करते हैं इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, आबाद सेफगार्ड करता है इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। आज अगर इस इंडस्ट्री पे किसी किस्म की कोई आंच आएगी तो तमाम लोग काम, हम समझते हैं इसको हमें बंद कर देना पड़ेगा काम। फिर हमें जरूरत नहीं कि हम कराची शहर में या पूरे पाकिस्तान में कहीं कंस्ट्रक्शन का काम करें। हमें ये नहीं पता कि तमाम अप्रूवल लेने के बाद भी कौन सी बिल्डिंग हम कल को आप इसको इलीगल करार दे दो और कहें कि इसको तोड़ दिया जाए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फयाज इलियास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ जीवा साहब। मोहम्मद अली साहब ने दो साबिक चेयरमैन की गुफ्तगू सुनी, आप बड़े बिजनेस टाइकून बन गए हैं, लेकिन किसी के पास हतमी जवाब नहीं है आपके लिए। कह रहे हैं हम करेंगे, आपका भी एतमाद है उन पे। 6 दिन बाकी हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल दरामद होना है। मैं सर एक ही बात करना चाहूँगा। पहले तो अगर मेरी ज़बान से कोई ऐसी बात निकली हो जिससे सुप्रीम कोर्ट या हमारी मौजूद अदलिया की कोई दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, मैं हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़ा हुआ हूँ, उनके फ़ैसले की तायीद करता हूँ और उनके फ़ैसले को सराहता हूँ। लेकिन जितनी जल्दबाजी इसको तोड़ने में की जा रही है उतनी जल्दबाजी हमें हमारी पेमेंट्स दिलाने में की जाए। हमें ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगाड़नी है, ना हमारी इतनी ताकत है कि हम कोई चीज़ को बिगाड़ सकें। हम एक सीधे साधे लोग हैं जो 65% 70% हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, वो एक नॉर्मल तबका रहता है जिसकी कमोबेश मैक्सिमम सैलरी मल्टीनेशनल कंपनी में 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए है, कोई 65,000 कोई 70,000 कमाने वाला है। डॉक्टर्स हैं सर। एक सिंपल सी एक छोटी सी बहुत सी बात करूंगा कि अगर आप ये बिल्डिंग को तोड़ देते हैं तो आज तक ना किसी को कंपनसेशन मिला है ना किसी को मिलेगा। अगर आपको हमारी गर्दनों पे छुरियां चलानी हैं तो बेशक चला दें, बट इस तरह किसी की आहें ना लें। आप हमें पैसे दिलवाएं और आपके फैसले को एक इबरतनाक सबक बनाएं उनके लिए जो ये ऑर्डर्स पास करते हैं, जो ये एनओसियाँ देते हैं, ना कि उनके लिए जो एंड यूज़र्स हैं। क्योंकि एंड यूज़र कभी भी गलती नहीं करता है, उसके पास शॉर्ट प्रोसेस होता है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स जाके बिल्डर के चेक करवाता है, वो कंफर्म होते हैं, वो चीज़ ले लेता है। या तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें कि भाई सुप्रीम कोर्ट में आपने आना है, आप सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं और जो बिल्डर है वो अपने सारे लवाजमात वहाँ जमा करा दे, सुप्रीम कोर्ट कंफर्म करेगी, पेमेंट सुप्रीम कोर्ट में किया करे और अपना फ्लैट ले। सुप्रीम कोर्ट ये काम करे? जी बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 5-7 साल के बाद ये ऑर्डर दे देती है हमारी मौजूद सुप्रीम कोर्ट कि आप इस बिल्डिंग को तोड़ दें। पहले सर मेरी एक सिंपल सी बात है कि 100 मोटो एक्शन लिया गया था, वो ऑन नाला, कि ये बिल्डिंग नाले पे बनी हुई है। सर 100 मोटो एक्शन उधर ही खत्म हो गया जिधर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि 784 गज जो है वो ऑफिशियल है, इधर ये बात खत्म हो गई। बहरहाल आप अदालत का एहतराम करेंगे? जी बिल्कुल, फैसले हम एहतराम भी करेंगे। गवर्नमेंट तोड़ने के लिए आएगी तो आप तोड़ने देंगे? नहीं, हम तोड़ने नहीं देंगे, हम हमारे पैसे लेंगे फिर तोड़ने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। जी, ये अलमिया है जिसका जवाब नहीं मिल रहा। 6 दिन बाकी हैं, नस्ला टावर के लोग करें तो करें क्या? कोई हुकूमत का तर्जुमान, कोई रहनुमा, कोई वजीर नहीं जा रहा कि 110 करोड़ रुपए हमसे लें, या बिल्डर नहीं जा रहा कि 110 करोड़ रुपए मैं देता हूं। इन मिडिल क्लास लोगों का कसूर क्या है? किसी के पास ये जवाब नहीं है और किसी भी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कोई फैसला नहीं हुआ जिसने ये सब कुछ ऑर्डर्स दिए। मिर्जा इकबाल बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा होगा और बेग साहब सबको इंतजार है, आमना सामना होगा पाकिस्तान और इंडिया का। क्या कहते हैं, कौन सी टीम तगड़ी है? देखिए फैसल, जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है एक हाइप क्रिएट हो जाती है। आपने देखा होगा एक ऐड भारत ने बनाया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने ऐड बनाया और एक दूसरे के साथ अब तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भारतीय शायकीन क्रिकेट, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट अपनी अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे को उड़ा रहे हैं। लेकिन ये मैच मेरे ख्याल में ये इस टूर्नामेंट का एक तरह से फाइनल से पहले फाइनल है। सबसे बड़ा पाकिस्तान और भारत का जब भी मैच होता है, बिल्कुल जब भी मैच होता है पाकिस्तान भारत का, तो एक हाइप बन जाती है। अगर दोनों टीमों का आप कंपैरिजन करें तो भारतीय क्रिकेटर्स, बेशतर क्रिकेटर्स आईपीएल खेल रहे थे, कल ही आईपीएल
खत्म हुई है और उनको वहाँ की पिचों का तजुर्बा खासा हो गया है, जिस तरह की पिचेस तैयार हुई हैं यूएई में। तो आप इंडियन प्लेयर्स को जो है एडवांटेज दे रहे हैं इस वजह से? बिल्कुल, उनको थोड़ा सा एडवांटेज होगा फैसल, और साइकोलॉजिकल एक दबाव भी पाकिस्तानी टीम पर होगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत के अब तक वर्ल्ड कप T20 में 6 मैचेस हुए हैं, 5 भारत जीता है और 1 टाई हुआ, वो भी बॉल आउट पे भारत जीत गया। तो उस लिहाज से रिकॉर्ड तो भारत का अच्छा है। क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान, चलें ये बताएं, पाकिस्तान टीम में तुरुप के पत्ते कौन से हैं जो इंडिया को हिला सकते हैं? तुरुप के पत्ते पाकिस्तानी टीम में एक तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम है कि जो ओपनिंग स्टैंड क्या देते हैं, और उसके अलावा अगर आप देखें तो शाहीन अफरीदी है। ये 3 खिलाड़ी मैं इन पे फोकस करूंगा फैसल, कि ये 3 खिलाड़ी बड़ा वाइटल रोल प्ले करेंगे, और उसके बाद आप हसन अली और शोएब मलिक को भी उस लाइन में ले सकते हैं। आमिर क्यों नहीं है? आमिर क्यों नहीं? इंडिया कह रहा है आमिर नहीं है, हम तो यूं मैच निकाल देंगे। आमिर ने तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, उनको इतनी इज्जत दी, नजम सैदी साहब उन्हें लेकर आए वापस। जो आदमी इंग्लैंड में जेल काट कर आ जाए फैसल, वो कभी दोबारा दाखिल नहीं हो सकता। उनके वीजे का इंतजाम किया गया, उनके लिए बहुत सारी चीजें दी गई, लेकिन कहते हैं ना कि उनको सब कुछ किया, पाकिस्तान ने सब कुछ दिया और उन्होंने दिखाना शुरू कर दी कि ये टीम मैनेजमेंट होगी, मैं नहीं खेलूंगा। उन्होंने अपने आप को खुद जाया कर दिया, उन्होंने खुद जाया कर दिया। इंडिया कह रहा है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं पाकिस्तान इंडिया का टाकरा, पूरी कौम कोशिश करेगी, दुआएं करेगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।